शुरुआती पढ़ाई मेरी ऐसा कुछ परिस्थितियाँ रही कि 8वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई। जीवन का सबसे टफ़ स्टेज मेरा बचपन ही था। ऐसा हो गया कि फिर माताजी को अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। ऐसे में अपमान, तिरस्कार डेली बेसिस पे झेलना पड़ता था। आर्थिक अभाव तो थे ही, चरम पर आर्थिक अभाव थे। ऐसी स्थिति होती थी कि खाना भी मुझे नहीं मिलता था 2 वक़्त का। मम्मी के पास इनकम कम थी, रहने की जगह नहीं थी, ये सब कुछ था। कर्मण्येवाधिकारस्ते जो हमारे हाथ में है, हमें वो करना है। ज़िंदगी में मैंने इतना पावरलेस फ़ील किया था ना, इतना ज़्यादा खुद को असहाय और मजबूर फ़ील किया था कि मुझे लग रहा था कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोनू कुमार। आज की जो हमारी गेस्ट होने वाली हैं वो हैं सौम्या पांडे मैम। इनकी सिलेक्शन 67 बीपीएससी में 114 रैंक के साथ स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पे सिलेक्शन हुई है। तो आज मैम से बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। मैम इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हैं और इसके पहले IBPS PO भी निकाल चुकी हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले मैम का स्ट्रगल देखेंगे, क्योंकि मैम अपनी जर्नी में काफ़ी अप एंड डाउन्स देखी हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो मैम अपने बारे में बताइए, एजुकेशनल हाँ, बैकग्राउंड और रहने वाली कहाँ का हैं। जी, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम सौम्या है, सौम्या पांडे। मैं भोजपुर आरा से बिलॉन्ग करती हूँ। वहाँ पे 25 किलोमीटर दूर मेरा मामा गांव है, सिमरिया ओझा पट्टी। वहीं पे मेरी माताजी आंगनवाड़ी सेविका है। और पैतृक गांव मेरा गजराजगंज के पास जोरवरपुर सिमरिया करके एक गांव है, वहाँ पे है। और जैसा आपने बताया कि पहले मैंने परीक्षाएं दी हैं, तो IBPS PO वाली बात तो काफ़ी पुरानी हो गई, वो तो 2015 में ही हुआ था। फ़िलहाल मैं एक दूसरी सरकारी नौकरी कर रही हूँ दिल्ली सरकार में। मैं प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ, लेक्चरार हिंदी के पद पर। मास्टर्स किया था मैंने इसी में, और यही मेरा हिंदी ही ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है BPSC में और UPSC में। पढ़ाई मैंने शुरुआती पढ़ाई मेरी ऐसा कुछ परिस्थितियाँ रही कि 8वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई हो नहीं पाई। 8वीं के बाद रेगुलरली मैंने स्कूलिंग शुरू की, तो बनारस से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। और मतलब 8th क्लास के बाद बनारस में ही मैंने पढ़ाई की थी। फिर 10th मैंने एक प्राइवेट स्कूल है वहाँ से किया, CBSE बोर्ड से। 12th मैंने सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बनारस का एक नामी गिरामी स्कूल है, एनी बेसेंट जी ने स्थापित किया था। काफ़ी पुराना स्कूल है, 1896 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। BHU का नींव उसी स्कूल से पड़ा था। तो वहाँ से मैंने 12th किया। फिर उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है। यूपी गवर्नमेंट का एक कॉलेज है, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, झांसी में है ये। तो वहाँ से मैंने बीटेक किया, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया है हिंदी में। उसके बाद नेट JRF हूँ मैं, और अभी PhD मेरा चल रहा है। तो मैम आपका बचपन कैसा रहा, बचपन कैसा बीता था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, बचपन थोड़ी सी परिस्थितियाँ विपरीत रही, और जीवन का सबसे टफ स्टेज मेरा बचपन ही था। कुछ ऐसी समस्याएं थीं कि मेरे पिताजी को मानसिक बीमारी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था। तो कुछ ऐसा हो गया कि फिर माताजी को अपना ससुराल छोड़ना पड़ा, और मायके में आकर के ही फिर उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी की तलाश की। तो इन्हीं सब कारणों से एक जो स्टिग्मा होता है, एक वो भी था कि पिताजी नहीं हैं। और एक पिताजी नहीं होते हैं, वो अलग बात होती है कि एकदम ही साफ़ ही नहीं है। यहाँ पे और भी बहुत सारी यही सब बातें थीं, घर वर का राजनीति, सब लोग समझ ही रहे होंगे, क्या ज़्यादा बताया जाए। तो बचपन थोड़ा स्ट्रगल भरा था। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई तब चीज़ें ठीक हुई। मैम थोड़ा सा अपना स्ट्रगल के बारे में भी बताइए कि गांव से लेकर के इंजीनियरिंग करना और दिल्ली जाके पढ़ाई करना, हम्म। कि इन सारी चीज़ों में कितना स्ट्रगल करना पड़ा और कितना मुश्किल था आपके लिए। आ, मुश्किल तो बहुत था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो मुझे करना ही था। क्योंकि मुझे दिखता था कि जीवन कैसा होता है अगर आप गांव में ही रह जाएं, शादी ब्याह हो जाए, उसके बाद तो फिर वही है, चौका बर्तन, वही जीवन रहता है। और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, मेरी परिस्थिति थोड़ी इस मामले में ज़्यादा टफ थी कि पिताजी नहीं थे। पिताजी नहीं थे, उसके साथ साथ एक स्टिग्मा भी था
कि पिताजी की ये स्थिति है और पिताजी जीवित थे पर जीवित होने के बावजूद नहीं थे। मम्मी अपने मायके में रहती थी। तो ऐसी स्थिति में फिर आपके साथ लोग देखते हैं कि ऐसी स्थिति है तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता। तो दूसरे घर में जब आप रहते हैं तो दूसरे की तरह ही ट्रीट करता है। तो ऐसे में अपमान, तिरस्कार डेली बेसिस पे झेलना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद मैंने यही सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी है और इस इच्छा से माता पिता ने अच्छे जीन्स दिए थे तो मैं खुद से ही पढ़ती गई। तो गांव से फिर इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद मेरे इस पूरी जर्नी में मेरे नाना जी जिनका देहावसान हो गया था 2003 में, उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया और एक मूल्य उन्होंने मेरे में यही डाला कि पढ़ाई करना है बेटा। एक फादर फिगर के तौर पर, पिता के तौर पर जब तक वो जीवित रहे तब तक वो थे और उनके ये दिए हुए मूल्य मेरे आगे बहुत काम आए। वो हेडमास्टर थे बिहार सरकार में ही। तो फिर बाद में मैं पढ़ने लगी, खुद ही पढ़ने लगी 2003 में। उस समय मैं काफ़ी छोटी ही थी, उसी समय उनका देहावसान हो गया। उसके बाद इंजीनियरिंग का एंट्रेंस निकल गया बाय गॉड्स ग्रेस और फीस कम थी, सरकारी कॉलेज था तो फिर वो भी हो गया। फिर लोन लिया मैंने, लोन मिलना भी मुश्किल हो रहा था, आर्थिक अभाव तो थे ही, चरम पर आर्थिक अभाव थे। ऐसी स्थिति होती थी कि खाना भी मुझे नहीं मिलता था 2 वक्त का। और इसके पीछे यह कारण जिम्मेदार नहीं था कि खाना घर में होता नहीं था, पर मैं जिनके घर में रहती थी वो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता था कि यहाँ पे मतलब कोई कैसे रह सकता है। एक दुर्भावना, अगर मैं क्या कहूँ, अगर इन द लैक ऑफ चॉइस ऑफ बेटर वर्ड, तो दुर्भावना ही कहेंगे कि किसी तरह से यहाँ से निकल जाए। तो ये अवांछित होने का ये जो भाव था वो मेरे मन में मतलब बहुत, उसने प्रति रोज़ डेली बेसिस पे जो तकलीफ़ देना होता है वो मुझे तकलीफ़ देता था। और यही फ्यूल था मुझे कि मुझे प्रेरणा स्रोत, यही कहें कि बहुत ही ख़राब प्रेरणा स्रोत है लेकिन यही प्रेरणा स्रोत था कि मुझे इस माहौल से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपना जीवन बनाना है, वरना इस तरह की स्थिति में तो मर जाऊँगी मैं जल्दी ही। फिर वहाँ से खैर मैं कॉलेज गई तो उसके बाद अच्छा होने लगा। पहली बार मैंने महसूस किया कि हाँ, मैं उतनी अवांछित नहीं हूँ और इतना भी ज़्यादा दुनिया को मेरी ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। तो दिल्ली से उसके बाद अभी तक का सफ़र है। ओके मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपकी मम्मी आंगनबाड़ी सेविका थी, तो आंगनबाड़ी सेविका में काफ़ी कम सैलरी होता है, काफ़ी कम पैसा मिलता है, तो इतने कम संसाधन के साथ भी आप खुद को मैनेज कैसे की, मतलब सारा कुछ? हाँ, मम्मी के पास इनकम कम थी, रहने की जगह नहीं थी, ये सब कुछ था। लेकिन वही बात है, थोड़ा हौसला और जज्बा था मेरे में, किताबें पढ़ने की मेरी आदत थी बचपन से ही। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था कि विपरीत परिस्थिति में स्वयं को कैसे संभाले रखें। एक तरह से उन्होंने मुझे सहारा दिया। फिर उसके बाद मैंने खुद ही ट्यूशन पढ़ाना, 13 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था और तब से लेकर के आज तक मैं मैनेज ही कर रही हूँ। तो 13 साल की उम्र से ही मैंने ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा निकालने का काम शुरू किया और आगे पढ़ते रहने का भी काम शुरू किया। तो इस तरह से मैनेज हुआ। मैम, जैसा कि सिविल सर्विसेज का तैयारी काफ़ी लंबा समय तक चलता है, जी। तो ये लंबे समय के बाद जब आपका रिजल्ट हुआ, सफलता मिला, तो आपका फीलिंग्स कैसा था और घर वालों का माहौल कैसा था? हाँ जी, लंबे समय तक चलने की बात की जाए तो मेरा तो काफ़ी लंबा समय तक चल गया है और हम मतलब बुढ़ापा आ गया है तैयारी का। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है, यही समझ लीजिए। 2013 की मैं ग्रेजुएट हूँ और 2023 में अब मैं ये नौकरी करने जा रही हूँ। तो इन द मीनवाइल यही समझ लीजिए कि 10 साल मैंने एग्ज़ाम्स ही दिए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं। यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, हालांकि और एग्ज़ाम्स निकले। और मैंने काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है, तो वहाँ पे अच्छा रिस्पांस रहा है हमेशा। तो इस तरह से वो तो कट गया, ठीक ही कटा, अच्छा लगा। काफ़ी स्टूडेंट से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ।
तो वो जर्नी अच्छी रही, लेकिन हाँ, सिविल सर्विस में सफलता जो लंबी जर्नी रहे तो क्या करना चाहिए, अगर ये सवाल है जहाँ तक, तो बड़ा ही रेलेवेंट प्रश्न है ये, और सभी को मैं यही सलाह दूंगी कि हमेशा अपना एक प्लान बी रखिए। सिविल सर्विस में सिलेक्शन बहुत सारे संयोगों का, सुखद संयोगों का मिलन होता है। कोई भी चीज़ अगर आपके अगेंस्ट में गई तो वो अटेम्प्ट आपका ख़राब हो गया। प्रीलिम्स अच्छा हुआ, मेंस अच्छा हुआ, इंटरव्यू किसी कारण से वो दिन आपका अच्छा नहीं रहा तो आपका ख़राब हो गया पूरा, आप फिर से वापस बैक टू ज़ीरो हैं, बैक टू स्क्वायर वन है। तो मेंस में एक पेपर भी अगर आपका गड़बड़ हुआ तो वो आपको लिस्ट से निकाल सकता है। ऑप्शनल में भी जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि कोई ऑप्शनल कभी चढ़ जाता है, कोई ऑप्शनल कभी चढ़ता है। उस दौरान अगर आपका ऑप्शनल लकी नहीं रहा तो मैं अगर अपनी ही बात बताऊं, अपनी ही कहानी बताऊं, तो 65th बीपीएससी में इसी हिंदी लिटरेचर के साथ मेरे 135 नंबर थे, 67th में 204 मार्क्स हैं। तो उसमें आंसर का लेवल भी अगर मैं अपने स्तर पे बोलूँ तो कंपैरेबल ही था। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि कमीशन जानबूझ के करता है कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को उसे रोक देना है, ऐसा नहीं है। बस सब्जेक्टिविटी है, जिस भी एग्ज़ाम में सब्जेक्टिविटी है वहाँ पे ये सब होना, इट्स बाउंड टू हैपन। और अब ये चीज़ धीरे धीरे हट भी रही है। इसी सब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अब कमीशन ने ऑप्शनल का पेपर हटा भी दिया है। तो यही सब बातें हैं कि काफ़ी सारे संयोग जब मिलते हैं तब जा कर के एक फ़ाइनल सिलेक्शन होता है, और वरना प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का ये चक्र है जिसमें कोई भी कभी भी फंस सकता है। तो एक प्लान भी अगर आपके पास रहे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आप स्वयं को मजबूत स्थिति में पाते हैं, और परीक्षा जब देते रहते हैं तो खैर अगर आपने मेहनत की है तो कभी ना कभी तो आपके भी सितारे अलाइन होने ही हैं, एक सीध में आने ही हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस दौरान स्वयं को संयत रखें। ये उतार चढ़ाव बड़ी जो जर्नी है इसमें मैं अगर कहूँ तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बनाना चाहिए, या वैसे भी जीवन में भी आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे कि आप अपने परेशानियाँ बता सकें, और वो इतने समझदार लोग हों कि वो समझते हों। एक कहावत है ना कि अच्छा दोस्त पाने का क्या तरीका है, कि आप स्वयं अच्छे दोस्त बने। आप स्वयं अच्छे दोस्त बनेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो ये आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं अगर आप स्वयं भी उसी ईमानदारी के साथ अगर अपने रिलेशनशिप्स में, अपने रिश्तों में पेश आएँ, तो अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। वैसे भी आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स, ऐसे लोगों को ढूंढें और अपने पास रखें। और इन केस अगर आप उतने लकी नहीं हैं कि कोई नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्वयं को इतनी मजबूत स्थिति में ले जाएं। और विशेषकर मैं लड़कियों को ये बात कहना चाहूँगी कि आपके पास ये सामाजिक सुरक्षा की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। आपको ऐसे मित्र कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। जो मिलेंगे अगर वो विपरीत लिंग का हुआ तो बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तो और इसमें मतलब हमारा समाज अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो महिलाओं को ऐसी स्थिति में देख पाएँ कि वो आगे बढ़ रही हैं, या एक मित्र की तरह एक महिला से पेश आ पाए। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं को मजबूत रखें, अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखें, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। जब तक आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जीवन की जर्नी की शुरुआत ही जैसे ही आप एडल्टहुड में कदम रखें, स्वयं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किस प्रकार बनाएं, इस चीज़ पर ध्यान दें। और सिविल सेवा की ये जो जर्नी है इसमें तो देखिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि फिर भी बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो खैर वो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो हमारे हाथ में है हमें वो करना है। तो हाथ में क्या करना है वो अलग सवाल है, ये मैं उसके अलावा जो चीज़ें चाहिए होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं वो मैं डिस्कस करूँगी, पर फिलहाल उस दौरान क्या करना है, स्वयं को संयत कैसे बनाए रखना है, इसके बारे में बात कर रही हूँ। कि अपने आप को आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं, कि आप किसी दूसरे के पैसे पे डिपेंडेंट नहीं हैं, किसी दूसरे के घर में नहीं रह रहे हैं, तो आपको कोई ताना नहीं सुनना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात, अपने जीवन के फैसले आप स्वयं कर सकेंगी, लड़कियां विशेषकर। और तीसरी चीज़ जो है
वो यही है कि ऐसे लोगों को ढूंढे, सपोर्ट सिस्टम अपना ढूंढे, जो ऐसे लोगों अपने आसपास रखिए जो कि आपको सपोर्ट करते हो हर परिस्थिति में, जीवन के उतार चढ़ावों में। ओके मैम। मैम आप जैसा कि यूपीएससी का ही मेंस लिख चुकी हैं, बीपीएससी भी थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा क्या बार बार मिस्टेक हो जा रहे थे जिस पे आप काम की, और अभी जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनको नहीं करना चाहिए? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, और मैं कुछ दे सकती हूँ तो अपनी जर्नी से यही दे सकती हूँ कि मैं आपको सलाह दूँ कि जो एक आर्थिक असुरक्षा वाला पक्ष था मेरे साथ, आर्थिक असुरक्षा भी थी और सामाजिक असुरक्षा भी थी, कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, ना मॉनेटरीली, ना पैसे से, और ना ही भावनाओं से या कदर करके। तो ये वाला चीज़ अगर किसी के पास है तो उसको सदुपयोग करना चाहिए। तो थोड़ा मेरा ज़्यादा टाइम इस कारण भी लगा क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, और एक बात। और दूसरी बात, जो एक गलती जो कि मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखा है, क्योंकि कोचिंग वोचिंग करने का तो पैसा था नहीं, जो कुछ सीखना था खुद से सीखना था। गलती खुद करती थी, फिर समझ में आता था कि अच्छा हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करते तो हो जाता। तो यही चीज़ जो मैंने सीखी कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, काफ़ी मटेरियल पढ़ते हैं, वो काफ़ी मटेरियल नहीं पढ़ना है, एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं। हमारे जो खुद के नोट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा उसको हम अगर रिफ़ाइन करके बनाएं और उसको बार बार पढ़ें तो वही चीज़ हमें सिलेक्शन दिलवा सकता है। ये चीज़ समझने में मुझे टाइम लगा यूपीएससी में या बीपीएससी में। और बीपीएससी या यूपीएससी, जैसा कि मैंने कहा, संयोगों का भी खेल होता है, तो वो संयोग अब जा कर के बने हैं, ये भी एक बात हुई थी। लेकिन फिर भी जो चीज़ मैं सुधार सकती थी वो यही सुधार सकती थी कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पे काम करूं। उस पर मैंने काम थोड़ा पहले के अटेम्प्ट्स में थोड़ा कम किया है, और ये चीज़ मुझे ट्रायल एंड एरर से ही समझ में आई कि जो भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर पढ़ता है, सिलेक्शन उसी का होता है, कोई और अन्य तरीका नहीं है। प्रीवियस ईयर को आप इनोवेटिव तरीके से अपना दिमाग लगा करके देखिए, सोचिए, समझिए कि इसमें से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फिर आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, फिर आप उस एग्ज़ाम की तासीर पकड़ लेते हैं, उसकी नब्ज़ पकड़ लेते हैं कि हाँ ऐसे होगा ये। तो प्रीवियस ईयर पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। सभी स्टूडेंट्स को, जो भी भावी अभ्यर्थी हैं, उनको मेरी यही सलाह है। मैम आपको कब और क्यों लगा कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है, यूपीएससी या बीपीएससी में ही जाना है? क्योंकि आपको पहले भी आईबीपीएस बैंक पीओ में हो चुका था और अभी भी आप जॉब कर रही हैं, तो हाँ, एक्चुअली ज़िंदगी में मैंने इतना पावरलेस फील किया था ना, इतना ज़्यादा खुद को असहाय और मजबूर फील किया था कि मुझे लग रहा था कि पावर अचीव कर लूँगी तो शायद थोड़ा जीवन जीने लायक हो जाएगा। तो एक तो ये मोटिवेशन का कारण था। दूसरा कारण था हमारे आसपास का माहौल। जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे सिविल सर्विस को लेकर के कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है। आसपास के लोग भी आपको, तब आप गूगल के सीईओ भी रहेंगे तो शायद आपको उतना भाव ना मिले जितना कि आप एक पटवारी हो जाएंगे तो यहाँ पे भाव मिलने लगता है। तो एक ये भी कारण रहा ही होगा निश्चित रूप से। लेकिन यही मैं सलाह दूंगी सभी को कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप अच्छा करिए। सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस ही एकमात्र जॉब है या एकमात्र ही जीवन में अच्छा करने का तरीका है। कुछ भी अगर आप इनोवेटिवली अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन होने के बावजूद, हाँ, और परिस्थितियाँ बहुत ही विकट थी, फिर भी मैंने आईबीपीएस पीओ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरी तैयारी हैम्पर होगी। और उसी के साथ ही मैंने फिर उसके बाद 2017 का मैंने मेंस लिखा था यूपीएससी का। काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे उसमें, लेकिन वही बात है, जैसा मैंने कहा, संयोग उस टाइम पे नहीं बने थे कुछ, तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली फिर जा करके मेरी दूसरी सरकारी नौकरी लगी। ये मेरी तीसरी सरकारी नौकरी है, अच्छे पद की। क्लर्क का फॉर्म तो मैंने कभी भरा ही नहीं, क्योंकि मुझे यही लगता था कि सोच अगर छोटी करूँगी तो फिर बुलंदी पे वो व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। मैं विदाउट एनी ऑफेंस टू क्लर्क की नौकरी, काफ़ी अच्छी नौकरी है और कोई भी नौकरी अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जो चीज़ सोचोगे होगा वही। अगर आप अपनी सोच इतने तक सीमित कर लोगे कि एक क्लर्क बन जाना है मुझे, तो शायद आप आगे की परीक्षाएं ना दो उतने मनयोग से। और बाकी सारी नौकरियां अच्छी होती हैं, और किसी भी नौकरी के प्रति मेरा ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि वो नौकरी ख़राब है। मैम आपका बीपीएससी के लिए बुक लिस्ट क्या थे और स्ट्रेटजी आपका क्या था? जी, मैंने यूपीएससी की, जैसा कि बताया, विस्तृत तैयारी की है। 6 अटेम्प्ट दिए हैं, उसके सारे 6 के 6। तो उस दौरान भी अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हो गया था। बुक लिस्ट की अगर बात करें
तो बेसिक बुक्स से शुरुआत करिए, एनसीईआरटी से। उसके बाद अपना थॉट प्रोसेस और ब्रॉडन करिए, थोड़ी बड़ी किताबें पढ़िए, लक्ष्मीकांत हो गया, डीडी बासु हो गया, हर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक है, वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, बड़े ही आसानी से आप उसको देख सकते हैं। 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, यूपीएससी के लिए बता रही हूँ, जो कि आपको पढ़ना होता है। बीपीएससी में थोड़ा कम ही है मामला, आपको इकोनॉमी पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस टेक, इतने सब्जेक्ट आपको बीपीएससी में पढ़ने होते हैं। इसके लिए आप कुछ कोचिंग्स का अच्छा मटेरियल भी आता है, उसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो रेफरेंस मटेरियल है वो आपका न्यूज़पेपर है, जैसे हिंदू का साइंस एंड टेक आता है, या इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड वाला पेज आता है, उसको पढ़ना चाहिए। वहाँ से साइंस टेक की बातें आपको समझ में आएंगी, जो बेसिक चीज़ें जो साइंस टेक के बारे में बीपीएससी पूछता है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये बड़ा ही पेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, लगभग हर बार पूछ देता है। तो इस पर आपके पास अच्छा मटेरियल तैयार होना चाहिए। आज इंटरनेट के ज़माने में मटेरियल की कोई कमी नहीं है। मैंने खूब भरपूर सहारा लिया, जैसा कि मैंने बताया मेरे पास कोचिंग करने के पैसे भी नहीं थे कि मैंने कोचिंग की हो, तो इंटरनेट का मैंने भरपूर सहारा लिया, यूट्यूब का और गूगल का, इन सब ने, टेलीग्राम का, सोशल मीडिया ने मेरे को बहुत अच्छे दोस्त दिए जो कि अभी तैयारी की जर्नी में, जो अभी बड़े बड़े पदों पर हैं, उनका गाइडेंस रहा, मतलब साथ में पढ़ते हैं पीयर ग्रुप का। तो इस तरह से हम लोगों ने साथ में पढ़ाई भी की। तो इस तरह से आज यूट्यूब, गूगल आपके बहुत बड़े सहायक है। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, उनसे आप जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनकी मदद से खोजिए कि क्या चीज़ परीक्षा में लिखने में अच्छी होगी। टॉपर्स की कॉपी पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें आप परीक्षा निकालने के लिए, ये सारे मटेरियल्स हैं। मैम, जैसा कि आप जॉब भी कर रही थी, तो जॉब के साथ कितना टाइम दे पाती थी स्टडी को, और एक एवरेज स्टूडेंट को कितना टाइम देना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 6 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन अगर आप कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ लिए और अगले 2 दिन पढ़ा ही नहीं, तो कोई भी चीज़ अगर आप 2 घंटे भी प्रतिदिन पढ़ते हैं, पर अगर आप पूरे मनोयोग से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपकी बिल्ड होती जाती है, वो आपका एक पूंजी तैयार हो रहा है जो कल आपको काम आएगा। तो 6 घंटे अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो इट्स एनफ, जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। मैम, सिविल सर्विसेज का तैयारी या जर्नी देखा जाए तो काफ़ी लंबा होता है, तो ऐसे में काफ़ी बच्चे डिमोटिवेशन की तरफ जाते हैं, काफ़ी ऐसा टाइम आता है जो उनको डिमोटिवेट करते हैं। आपके भी जर्नी में काफ़ी बार आया होगा, आया ही है। हाँ। तो आप खुद को मोटिवेट कैसे रखती थी और लोगों को कैसे रखना चाहिए? देखिए, गीता में कहा गया है कि लाभ अलाभ, हानि लाभ, जय और पराजय, दोनों स्थितियों में जो सम रह सके वही मुझे प्रिय है। तो अगर आपका ऐसा नेचर है, तभी आप एक आध्यात्मिक किस्म के और जीवन में कुछ अचीव कर पाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है नेचर, तो ऐसा बनाइए। अगर आप इस जर्नी के, अगर इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा स्वयं को बना लेना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में सिलेक्शन के बाद भी बहुत टफ परिस्थितियाँ आती हैं, जहाँ पे उसको फ़ैसले लेने होते हैं और सही फ़ैसले लेने होते हैं। इमोशंस में ऐसा नहीं कि कोई दुखद घटना हुई या कोई किसी तरह का सेटबैक मिला तो फिर हम परेशान हो गए और फिर हम सब कुछ छोड़ के बैठ गए। नहीं, अगर आप फेल हुए हैं तो फिर से आपको उठ के खड़ा होना होगा, किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए, खुद के लिए, और फिर से आपको नया प्रयास करना होगा। तो इस दौरान यही किया मैंने कि फेल अगर हुई भी तो फिर मैंने अगली बार प्रयास करने की हिम्मत रखी, और इस दौरान रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। द शो मस्ट गो ऑन, राज कपूर की एक फिल्म की लाइन थी, और वो बार बार इसको तकिया कलाम की तरह यूज़ करते थे। जीवन में कुछ भी आए, आपको चलते जाना है, जीवन चलने का ही नाम है, चरैवेति चरैवेति। तो इतना मोटिवेट आपको खुद को करके रखना पड़ेगा, और ऐसे लोगों से खुद को घेर के रखिए जो कि थोड़ा मोटिवेटिंग या अपलिफ्टिंग बातें करते हो। ऐसा नहीं कि रोने धोने वालों के बीच में आप रह रहे हैं तो फिर वही हाल होगा। ऐसे सारे व्यक्तियों से कांटेक्ट तोड़ लीजिए जो कि डिमोटिवेटिंग या रोने धोने वाले टाइप की बातें करते हैं। खुद के साथ और अपनी किताबों की दुनिया में रमे रहिए, अच्छे लोगों के बीच रहिए, तो मोटिवेशन कभी भी आपका जीवन में बना रहेगा, तैयारी के दौरान ही नहीं, कभी भी। तो लास्ट में मैम, आप न्यू स्टूडेंट को क्या टिप्स देना चाहेंगी अपनी तरफ से? यही टिप देना चाहूँगी कि खूब पढ़िए,
और पढ़ाई में डूब के पढ़िए, उसका आनंद लेते हुए पढ़िए। ऐसा मत सोचिए कि कोई बोझ है। अगर बोझ जैसी चीज़ें लग रही हैं तो छोड़ दीजिए, फिर ये आपके लिए नहीं है, सिविल सर्विस आपके लिए नहीं है। कोई और बहुत अच्छा फील्ड आपके लिए है, आप वहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। और अगर बोझिल मान करके नौकरी पानी है ऐसा सोच करके पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप सफल भी होंगे, इस बात की संभावना कम है। बिना किसी बोझ के पढ़ाई का आनंद लेते हुए पढ़ाई करिए। एक खेल की तरह उसको समझिए कि हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें कि हमको ये लेवल्स पार करने हैं। तो जैसे गेम में मज़ा आता है वैसे आपको एग्ज़ाम देने में मज़ा आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस फील्ड को छोड़िए, और ऐसा होने के लिए अपने आप को तनाव मुक्त रखिए और अच्छे लोगों से घिरा हुआ खुद को रखिए। जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उसको ज्वाइन करिए और हमेशा खुद को व्यस्त रखिए। ऐसा नहीं कि तैयारी कर रहे हैं पर किताब उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है और बेड पे पड़े हुए हैं क्योंकि मन में इतना ज़्यादा अवसाद भरा हुआ है। उसके बजाय इस जर्नी को, और बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, 1-2 दिन रिचार्ज करिए खुद को। और अगर ऐसा संसाधन ना हो तो मैं उन लोगों के लिए भी बात कर रही हूँ जिनके पास संसाधनों की कमी है। अगर आपके पास दोस्तों की भी कमी है या संसाधनों की भी कमी है, पैसे रुपए की भी कमी है, तो मेरा यकीन मानिए पढ़ाई से बड़ा और किताबों से बड़ा आपका मित्र कोई नहीं है। और वो जो आपको सिखा देगा वो जीवन में आपके आसपास लोग वैसे नहीं मिलेंगे। तो दुनिया के जो बेस्ट माइंड्स हैं वो आपको सिखा रहे हैं, उनका सिखाया हुआ मानिए और अपने आप में प्रसन्न रहिए, मगन रहिए। तो थैंक यू मैम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आई होप दोस्तों मैम की जर्नी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला होगा। तो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स करके भी आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है। और अगर कोई क्वेरी होगा किसी स्टूडेंट का तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर से मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।